Scotland. जून 2013 में $1 100 का आता था, आज 2018 में $1 125 का पहुंच गया। कौम गरीब हो गई है। का जो ताजा तरीन स्कैंडल है वो गंदम का स्कैंडल है कि $125 फी टन इजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। हम तो फैक्ट हुए कि हमने IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफे पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। नून लीग के तंजीमी इजलास से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गायब क्यों? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अजमा बुखारी से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियों से। Assalamualaikum and a very warm welcome to the show. तहरीक इंसाफ हुकूमत गुज़श्ता 3 साल से महंगाई के बहास पर मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। आज मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और अब पेट्रोल की कीमत $123.30 फी लीटर हो गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इससे अवाम पर जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, एक नया वजन डाल दिया गया है। हमें आज वो इमरान खान बहुत याद आ रहे हैं जिन्होंने जनवरी 2000 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एक ट्वीट की थी। इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने कहा था कि इंतहाई शर्मनाक है कि साल के आगाज में हुकूमत ने गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। टैक्स इस्लाहात और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम करने के बजाय हुकूमत अवाम पर बोझ डालती रही है और इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफे के साथ बोझ डाल दिया गया है। हमें यह भी याद है कि 1 साल कबल वजीर आजम ने कौम को ये यकीन दिलाया था कि अब मुल्क में महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमी के, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे से सिर्फ जो 2 प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से। उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। दोनों तरफ जो ना गंदम का हम इस तरह के प्रॉब्लम्स आने देंगे और ना चीनी के। 2018 में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को महंगाई पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था, क्या कहा था, जरा देखिए। पिछले 1.5 महीने में डॉलर के मुकाबले में रुपया ₹20 गिरा। ₹20 गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। ये कर्जे आप अदा करेंगे महंगाई के जरिए। 10 साल पहले आटा था ₹13 केजी, आज है ₹45 केजी। वजह क्या है? वजह ये है चोरी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा किया है। फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। या तो 3 सालों में तेल के कुएं निकल आते, वरना जाहिर है जब आपने तेल बाहर से ही खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी। यही उसूल बाकी दरामदात के लिए है। असल कामयाबी यह है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की क़ुव्वत फरीख्त हिंदुस्तान से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिनको 1100 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना भी बढ़ चुकी है। अज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो तसल्ली दी है फवाद चौधरी साहब ने, आपके ख्याल से ये ठीक तसल्ली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ्रिया। हमें तो चुटकी जो है वो चुटकी करके हमें उठाने की कोशिश करें। हम तो को ख्वाब देख रहे हैं। जो ये ख्वाब और ये नया पाकिस्तान ये दिखा रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? ये कौन से प्लेनेट पे हो रहा है? अभी मैंने जो है वो जो वेबसाइट है वर्ल्ड बैंक की, उससे मैंने जो है वो जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम है हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की, बल्कि इस पूरे रीजन की, वो निकाल के देखी। हम लोएस्ट हैं
पता नहीं इनको कौन से, इन फवाद चौधरी साहब को नौकरी मिल गई है, बाकी लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, वो जरूर हुई होंगी, लेकिन कुव्वत खरीद बढ़ गई है और जो है वो कमाई में लोगों का इजाफा हो गया। ये तो और एक तरह से जो है वो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है कि एक गरीब आदमी, और फिर ये है कि ये करते हुए बड़ा ख्याल नहीं आ रहा कि डॉलर को आपने 70 रुपए आपने जो है डॉलर की कीमत इन 3 साल में बढ़ गई है। ये पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है वो हाईएस्ट है, फिर ये क्या निकाल के देंगे, वो अजीब अरस्तु हैं इनके, कसम से मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो कहाँ कौन से कैलकुलेटर हैं जिनसे ये कैलकुलेशंस फरमाते हैं। अभी वो खित्ता जो है, पूरे खित्ते में पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है, इंडिया की निस्बत, बांग्लादेश की निस्बत, बाकी सारे रीजन की निस्बत, और फिर ये है कि वो उसके ऊपर ये कैलकुलेशन जब करते हैं तो इनको डॉलर की जो है वो रेट का इनको फर्क समझ में नहीं आता। इनको ये पता है कि इंडियन करेंसी जो है वो उसकी वो डॉलर की निस्बत उसकी कीमत क्या है, और पाकिस्तान जो है उसमें 170 रुपए का डॉलर है, और पता नहीं कहाँ बैठ के कैलकुलेशन। ये इससे ज्यादा जो है जुल्म है कि हुकूमत जो है वो इतनी बेहिस, और नालायक तो ये हैं ही, इतने बेहिस हो गए हैं कि आम आदमी के जख्मों पे जो है वो मरहम रखने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि लोग पागल हैं, जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, लोग जाहिल हैं, जिनको पता नहीं चल रहा कि उनकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया है, और वो जो है वो कह रहे हैं कि हमसे जिया नहीं जा रहा। बड़ी तकलीफ है सूरत हाल है। और इमरान खान साहब और उनकी पूरी कैबिनेट, खासतौर पे असद उमर साहब, मैंने आज सुबह भी कहा, असद उमर साहब से वो कैलकुलेटर मंगाए ना, जो हमारे दौरे हुकूमत में वो कैलकुलेटर पे हमें कैलकुलेट करके बताते थे, और खुद इमरान खान साहब का ट्वीट भी आपने दिखाया कि 50 रुपए से ज्यादा कीमत पेट्रोल की नहीं होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब अब हमें देना पेट्रोल 50 रुपए का। अब आपने जो पेट्रोलियम लेवी है उसको आप बढ़ा के अब 50 रुपए से ज्यादा पे आप पेट्रोलियम लेवी ले गए हैं। इससे ज्यादा जुल्म आप क्या कर सकते हैं हमारे साथ? इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार की हुई है आपने। कहीं भी जो है हमारे सांस लेने पर सिर्फ टैक्स लगाना रह गया, वो भी लगा लें, शायद इनका जो है वो पेट भर जाए। टैक्स लगा के, हुकूमतें टैक्स लगाती हैं, मैं टैक्स लगाने को बुरा नहीं कहती, लेकिन अपना टैक्स नेट बढ़ाती हैं। हमने 18,000 रुपए लिया था, और जब अब PMLN की हुकूमत गई हम 36,000 रुपए जो है अरब के ऊपर हम इनको टैक्स इकट्ठा करके देके गए। अब जो है ये 3 साल बाद ये 38 पे खड़े हैं। अब फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो टोल प्लाजास पे जो है वो पैसे बढ़ा दो, आप ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो, आप GST बढ़ा दो। ये मसाइल का हल है पाकिस्तान का। आपने ये झूठ बोले थे आम आदमी को, जो आपने सब्ज बाग दिखाए थे, और वो सब्ज बाग काले हो चुके हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है नया पाकिस्तान हमारे लिए, और हम ऐसा नया पाकिस्तान कतन जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। राइट। सो आपने सुना अज़म बुखारी साहब ने भी शदीद तनकीद की, ऑपोजिशन इसी तरीके से तनकीद करी है पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी देख लीजिए, उन्होंने कहा तारीखी महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके जालिम हुकूमत ने महंगाई का नया बम चला दिया है। हुकूमत की माशी दहशतगर्दी और मुल्क की मुआशी तबाही पाकिस्तानी अवाम के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं। बिलावल भुट्टो ने भी इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा कर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि इमरान खान ने कहा कि मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है। सस्ता पेट्रोल देने का झूठ बोलकर इक़्तिदार में आने वाले आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बेचकर इसका दिफा भी करे हैं। मौलाना बख्श चांडियो साहब, ये महंगाई के मसला आपकी हुकूमत के जमाने में भी हुआ था, पेट्रोल की कीमत उस वक्त भी बढ़ी थी। क्या इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं जो कि सबको बैठकर हल करने हैं, या वाकई हुकूमत की आपके ख्याल से कोताही है? देखिए, महंगाई रही है, हर दौर में बढ़ती रही है, कभी कम होती रही है, ये ठीक है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में जो नाअहली का सबूत है और कुछ भी नाअहली है। इन्होंने आते ही अपने जो इनके तुरब खान वजीर थे, जिनको इन्होंने अफलातून बना के पेश किया कि मेरे पास इतनी बड़ी टीम है जिसमें असद उमर साहब हैं, आते ही उन्होंने देखा असद उमर साहब की नाकामी का खुद एतराफ़ किया, उनको हटा दिया गया। फिर दूसरे हर मिनिस्टर को हटाया बार बार और दूसरी मिनिस्ट्री दी। कुछ भी नहीं है, हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, हुकूमत एक अफरा तफरी के ज़रिए चल रही है, गालियाँ देना और कोई भी बात करो सब गले पड़ जाते हैं, उनको पता है और कोई बात कर नहीं सकता। रेलवे में मिनिस्टर हमारे आए, वो बड़े आजकल इलेक्शन कमीशन को आग लगाना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया रेलवे के साथ आप बताएं? शेख रशीद साहब इतने काबिल ज़हीन दबंग आदमी थे, क्या हुआ रेलवे के साथ? आप दूसरी मिनिस्ट्रियाँ ले लें, PIA वाले हमारे मिनिस्टर
کیا ہوا ہوا بازی کے منسٹر کو, کیا ان کی صورتحال رہی؟ مہنگائی اس ملک کا بدترین مسئلہ ہے جو یہ حل کر نہیں پائیں گے. ہر دن ان کے ہاتھ سے مہنگائی کا جن ہے وہ باہر نکلتا اور بڑھتا چلا جائے گا. لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے, لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, لوگوں کی نہیں پوری ہو رہی ان کی تنخواہوں میں, اور ان کے صرف بھاشن ہے. اور میں تو حیران ہوں ان سے. آپ سوال پوچھیں کہ اب دیکھیں یہ فواد چودھری صاحب, لیکن مجھے حیرت نہیں ہوتی فواد چودھری صاحب کے بیان پر اور آپ کی تنقید پر مجھے کوئی نہیں ہے. وہ آنے والے دنوں میں جھوٹوں کے بادشاہ بنیں گے, بے تاج بادشاہ بن جائیں گے. چانڈیو صاحب آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ قوت خرید بھی بڑی ہے؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تنخواہ لیکن دیگر لوگوں کی بڑی ہے قوت خرید. میں یہ فلسفے حکومت کے ہیں. آپ پبلک میں آ جائیں, فواد صاحب کو کہیں پبلک میں آ کر کہیں مہنگائی نہیں ہے. جہاں 50-60 آدمی کھڑے ہوں وہاں فواد صاحب کو کھڑا کریں اور کہیں بھائی مہنگائی نہیں ہوئی ہے, سستا ہی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں لوگ ان کا کیا حال کرتے ہیں. یہ جو یہ فگرز بتا رہے ہیں یہ یوں ہو گیا ہے, یہ کہاں ہوا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ باتیں ہوئی ہے؟ میری بہن ٹھیک کہہ رہی تھی. یہ کس دنیا کی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں, کس زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں کہ بس آئیڈل حکومت ہے, آئیڈل صورتحال ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے ظلم کی انتہا کر دیا ہے. انہوں نے لوگوں پر خطرناک انہوں نے صورتحال میں مبتلا کیا ہوا ہے لوگوں کو. اور حکمرانی اتنی گندی حکمرانی تو تھی نہیں کبھی. ایسی دوسروں پہ تنقید کرنے سے آدمی تنقید سے نہیں بچ جاتا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم نے بھائی آپ نے چوری کیا, میں نے کیا, دیکھو اس سے پوچھو, وہ خود چور نہیں ہے, اس سے پوچھو. یہ ایسے تو نہیں ہوتا. ابھی تو دنیا کے بہت سارے ملک کے ممالک ہیں جن سے ہم بہت کم ہیں. تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا جواب اس کی کیا بات کی معنی نکلتی ہے کہ آپ رو نا. دنیا کی مثالیں دیکھو, دنیا کے لوگ سے ہم بہت کم ہیں, ابھی تو مہنگائی اتنی نہیں, تو مہنگائی کریں گے. یہ نااہل حکومت ہے. ناکام میں نہیں کہہ سکتا, نااہل ضرور کہہ, ناکام کیسے کہوں گا؟ جس صلاحیت پر آئے ہیں وہ صلاحیت تو ابھی ان کے ساتھ ہے, تو ناکام تو نہیں ہو سکتے. چانڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہل آپ سمجھتے ہیں, ناکام حکومت نہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. اس کی وجہ بی بی, اس کی وجہ ہے, میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں اس کا تاثر کوئی دوسرا جملے کا لے. جس صلاحیت پر وہ تشریف لائے ہیں اس صلاحیت کو ابھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ صلاحیت ان کے ساتھ. اجازت ہے, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ویری وارم ویلکم ٹو یو قمر چودھری صاحبہ. جو ٹویٹ ہے فواد چودھری صاحب کی, اس کا یہ حصہ سمجھا دیں کہ یا تو 3 سال میں کنویں نکل آتے تیل کے, ورنہ ظاہر ہے جب تیل باہر سے خریدنا ہے تو قیمت بڑھے گی. What does that mean? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فریہ. دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے 60% ابھی میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے بتا رہی ہوں, وہ آئل بیسڈ ہے, اور آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں آئل نہیں نکلتا, آئل ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. اور باہر جب آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے ہم نے بھی خریدنا ہے, تو جو مارکیٹ میں اویلیبل پرائس ہے اسی پہ ہی خریدنا ہے. اور ڈالر میں ہم خریدتے ہیں, آئل جو ہے وہ ڈالر پرائسز میں ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر پہ بھی پریشر آتا ہے, کیونکہ ہم ڈالر چھاپتے نہیں ہیں, ڈالر ہمیں کمانا پڑتا ہے, اور ڈالر کمانا ہوتا ہے ایکسپورٹس بڑھا کے. لیکن جب آپ کی کسی کموڈٹی کی پرائس جس پہ آپ کی پوری اکانومی 60 to 70% اکانومی بیس کر رہی ہے, آئل بیس ہے, اس پہ جب آپ جا کے خریداری کریں گے تو آپ سوچیں گے آپ کی ایک دم سے وہ اس میں اکانومی پہ پریشر ہے. ایگزیکٹلی یوں ہی تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں, ایگزیکٹلی یوں ہی تھا پی ایم ایل این کے زمانے میں. سو اس وقت آپ لوگ تنقید کرتے میں اس کا بھی جواب دے دیتی ہوں. پیپلز پارٹی کے زمانے میں آئل کی پرائسز انٹرنیشنلی بڑھی تھیں اور مہنگائی بڑھی تھی 25%, ڈبل ڈیجٹ میں سب سے زیادہ آج تک. اگر کسی کے دور حکومت میں انفلیشن آئی ہے تو وہ انہی کے میں آئی ہے. اور ریزن کیا تھی؟ ڈالر کی پرائس بھی بڑی تھی. آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور سے اچانک 100 روپے کا اگر ڈالر ہوا تھا تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ لیکن اس کے ساتھ اور بھی عوامل تھے. اس وقت پوری دنیا میں کرونا جیسی وبا نہیں آئی ہوئی تھی, اور کرونا کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت پرائسز جو کموڈٹیز کی ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی تھی, کیونکہ ڈسرپشن ہو جاتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی. جب پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جاتی ہے تو وہ ایگریکلچر میں جا کے انویسٹ نہیں کر پاتے, لوگ جا کے اپنا کام نہیں کر پاتے, اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی کی ڈسرپشنز آئی ہیں. اب دوسرا سال ہے, 1 منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. 2 سال ہونے والے ہیں پینڈیمک کو آئے ہوئے. جس
पूरी दुनिया में जिस तरीके से कमोडिटीज की प्राइसेस, जो खाने पीने वाली अशिया जिसको फूड बास्केट कहते हैं, वो आप ब्लूमबर्ग उठाएं, WHO की रिपोर्ट्स देखें, दूसरी देख लें, दुनिया की इस वक्त जो रिकॉर्ड हाई है आज तक, यानी कि इतने अरसे में इतनी कभी महंगी नहीं हुई, वो इस वक्त हो रही है। फॉर इंस्टेंस पाम ऑयल या सोयाबीन ऑयल जो हम बाहर से मंगाते हैं, जो बेसिक कंटेंट है जिसपे हमारा घी और ऑयल बनता है, जो $500 का मिल रहा था वो आज $1150-1500 का मिल रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए कि जो मार्केट से हमने उठानी है, इंटरनेशनल मार्केट से चीज उठानी है, उस पे हम किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं? बेसिकली तो यही उन्होंने बताया, नहीं गवर्नमेंट इसमें जो चीजें हमने इंपोर्ट करनी है, जो हम जिस पे बेस कर रहे हैं, उसको तो हम फौरी तौर पे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन लेवी टैक्स जो था वो 10% से 5% पर आ गया। अब इस वक्त आप यूके पढ़ती रही हैं, आप यूके की इकोनॉमी को समझती हैं, उठा के देखिए इस वक्त यूके में पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, खाने पीने की अशिया रिकॉर्ड हाई पे चली गई, इन्फ्लेशन आ गई। इसकी रीजन यही है कि पिछले 2 सालों से जो कोरोना की एक वबा है उसको हम तो भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, अभी इन्होंने 10 दिन लॉकडाउन किया कराची में, आपने देखा है कि वहाँ के ताजिर और जो छोटे दुकानदार थे वो बिलबिला उठे, 450 अरब रुपए आपकी इकोनॉमी को टीका लगा है। तो वजीर आजम इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं जी बड़ी इनकी गवर्नेंस खराब है। आप पूरी दुनिया इस वक्त एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान ने इस वबा के पीरियड में, वो ठीक है, नहीं वो इससे कनेक्टेड है, बट लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर सेड मेरी बात नहीं बढ़ेगी। नहीं मेरी बात सुने ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के ये और जब PMLN के जमाने में बढ़ी तो उन्होंने कहा कि आप जो है बार बार इजाफा करते हैं, टैक्स इस्लाहत करें। मैं उसकी आपको जवाब दे रही हूँ ना, मुझे 1 मिनट अगर मौका दें। प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में बाहर की कीमतें नहीं है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो प्राइम मिनिस्टर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो दुनिया की जो मार्केट फोर्सेस हैं वही करेंगे। और डिमांड सप्लाई है, किसी चीज की अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी कीमत तो ऊपर आएगी, तो ऑटोमेटिक आम बंदे को ये बात पता है। अब आप कह रही है कि पिछले दौर में ये सारी बातें होती थी, मैं आपको उसके फैक्ट्स बता देती हूँ। PMLN के दौर में $28 फी बैरल जो है वो पेट्रोल की कीमत आई थी, ओबामा का टाइम था, और ईरान से भी ऑयल जो है वो इंपोर्ट हो रहा था, पेट्रोल सस्ता था, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता था, पाकिस्तान में वो महंगा बेच रहे थे। 35 अरब रुपया जो है वो उन्होंने इस की प्राइस के जो अगेंस्ट है कमाया, यानी बाहर से सस्ता खरीद के पाकिस्तान में महंगा बेचा, और उसके अगेंस्ट 35 बिलियन रुपीस अर्न किए। ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रही हूँ जो प्लानिंग से या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक डिवीजन से रजिस्टर्ड है। $28 फी बैरल में, और इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो $72 पर बैरल मिल रही है, और ये क्रूड ऑयल रेट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उसमें कितना फर्क है। फिर दूसरा ये देखिए कि डॉलर पे इस वक्त क्यों प्रेशर आया। जब आपको कीमत $12 में महंगी मिलेगी और आपने खरीदना है, इंपोर्ट करना है, तो जाहिर है आपका डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमने रॉ मटेरियल पे छूट दी है और रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक, मशीनरी इंपोर्ट हो रही है क्योंकि आपके इकोनॉमिक जोन्स पे इस वक्त काम हो रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर आया। लेकिन जो कमोडिटीज की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, जो एग्रीकल्चर में 10 साल क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि कोई एक आने की चीज जो है वो आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सके, पर एकड़ यील्ड आपकी नीचे आ गई। मेरा रूरल बैकग्राउंड है, हमारा जो ताल्लुक है ना वो जमींदार फैमिली से, ठीक, बजाय इसके कि पॉपुलेशन 10 सालों में बढ़ गई, लेकिन आपकी जो पूरे साउथ एशिया का मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ, दुनिया का नहीं बता रही, साउथ एशिया में बांग्लादेश, इंडिया, इनकी पर एकड़ यील्ड बढ़ रही थी, पाकिस्तान की नीचे आ रही थी। आप टमाटर इंडिया से मंगा रहे हैं, दालें 90% आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दालों की इस वक्त पूरी दुनिया में पल्सेस की कीमत ऊपर चली गई है। तो ये फर्क है हमारी हुकूमत में और बाकियों में। कि उसके बावजूद हमने पेंडेमिक में इकोनॉमी खुली रखी, हमने लोगों को मौके दिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, 1150 अरब रुपया किसान के पास गया रूरल इकोनॉमी में, हमने कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया जिसकी वजह से मजदूर भूखा नहीं सोया। डिटेल में सिर्फ एक जुमला सुन ले कि फवाद साहब ने जो कहा है उसमें ये मसला है कि जो मिडिल क्लास लोग नौकरी पेशा हैं उनको ये इन्फ्लेशन जरूर हिट कर रही है, लेकिन जो रूरल इकोनॉमी, वोट बैंक इज मोस्टली दैट इकोनॉमी रूरल जो आपकी 65% है वो इस वक्त इस हाई लेवल की इन्फ्लेशन से
इस वक्त जो है वो इतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि रूरल इकोनॉमी का फार्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम दी अर्बन इकोनॉमी। ये सर्विस बेस्ड इंटरेस्टिंग क्लेम है, इसको आइंदा आने वाले दिनों में हम जरूर थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे, क्योंकि ये बार-बार गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, बट वी विल लाइक टू हियर आप लोगों में से जो भी रूरल एरिया में रहता है, यू कैन राइट टू अस आल्सो कि हुकूमत का ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको जरूर महसूस हो रही है महंगाई, लेकिन जो दीगर जो कि गांव देहातों में लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, उनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा की तरफ चलते हैं, एक जरा रेशियो देख लें, क्योंकि जो भी इसके टेक्निकल रीजन में डिस्कस कर लिए, जरा सियासी पहलू भी इसका आकर देख लें। चीनी 2018 में 55 रुपए फी किलो थी, अब चीनी 110 रुपए फी किलो मिल रही है। आटा 2018 में 37 रुपए फी किलो था, अब आटा 52 रुपए फी किलो मिल रहा है। घी 2018 में 180 रुपए फी किलो था, अब घी 340 रुपए फी किलो हो चुका है। आटे, घी और चीनी की कीमतों में होने वाले इजाफे को लिया जाए तो ये तकरीबन 50% तक है। गुज़िश्ता 3 साल में मजमूई तौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायजा लिया जाए तो उनमें होने वाला इजाफा औसतन 40% है। इस अरसे में आमदनी 16 से 20% बढ़ी है, मगर दूसरी जाने महंगाई की शरह 35 से 40% बढ़ गई है। आमदनी और महंगाई में 20 से 24% का फर्क है, यानी अवाम की आमदनी में कमी हुई है। दीज आर आर स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ने अपना बताया, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा, पॉलिटिकली स्पीकिंग, क्या अपोजिशन को इस जो भी रीजन हो, अभी हमें कंवल शौजब साहिबा अपने मामलात बता रही हैं, आप इंटरनेशनली देख लें, नेशनली देख लें, लेकिन इस महंगाई से क्या अपोजिशन को माइलेज मिल रहा है, फायदा हो रहा है? देखिए, बात माइलेज और फायदे की नहीं है फरीहा, बात हुक्मरानों की बेहिसी की और बिल्कुल हकीकत से लाताल्लुक होने की है। अभी जो अपनी मर्जी के स्टैटिस्टिक्स कंवल ने बताने की कोशिश की, उसके अंदर मेरे कुछ सवाल आता है। मुझे मेरी एको आ रही है, प्लीज पहले ठीक करा दीजिए। जी ठीक है जी। इसमें 3-4 बातें हैं। पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो तेल के कुएं जो हैं वो चीचू की मलिया में, लंडी कोतल में और जो है वो बाकी मुल्क के 8-10 शहरों में तेल के कुएं थे। वहां से नवाज शरीफ साहब जो है वो तेल निकालते थे और फिर इनको जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करते थे। मेरा सवाल कंवल साहिबा से बड़ा पर्टिनेंट है, क्या असद उमर साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हमें नहीं बताया था कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको जो है वो मैनेज किया जाए, पेट्रोलियम लेवी कम की जाए तो 50 रुपए पेट्रोल की प्राइस बनती है। हम तो बहुत गलत लोग थे ना, ये तो बहुत अच्छे लोग आके बैठे हैं। अब ये मत लेना पेट्रोलियम लेवी, हर दफा पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की इन्होंने भरमार की हुई है और उसके बाद जो है ये इन्होंने कितना टैक्स नेट जो है वो बढ़ाया है। मैंने जैसे आपको पिछले उसमें बताया था कि हम 18,000 से 36,000 पे लेके गए थे, इन्होंने अभी तक किया 38 और 40 के बीच में घूम रहे हैं। पिछली दफा भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके। जो जहां तक रूरल इकोनॉमी की बात कर रही हैं कंवल साहिबा, तो कंवल साहिबा जरा मुझे एक थोड़ा सा जो है वो अगर इनके पास वाकई स्टैटिस्टिक्स हैं तो बता दें कि हमारे दौरे हुकूमत में जो खाद है वो कितने की मिलती थी और आज खाद की बोरी की कीमत क्या है। पेस्टिसाइड जो है उनकी कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है। ट्रैक्टर जो है उसकी कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है। पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। और इसी तरह इन्हीं वजह से आपने कहा बम्पर क्रॉप है, गंदम की भी हो गई है, चीनी की भी हो गई है, लेकिन बम्पर क्रॉप के बाद आप हर साल बाहर से आपको ब्राउन, नीली, पीली जो भी जानवरों को डालने वाली गंदम मिले आप ला के दे रहे हैं और उसके बाद आप उसके बावजूद आप ना आटे की कीमत में कमी ला सकते हैं, ला पा रहे हैं, ना चीनी की कीमत में जो है वो कमी ला पा रहे हैं। और ये जो अभी कह रही है ना कि बहुत जोन में तरक्की हो रही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले और आप ही के चैनल पे देखा कि जहां पर खालिद साहब है, शायद जो ऐसे पीएम है कोई नए, एक तो इतने सारे आते हैं पता नहीं चलता कौन कौन क्या क्या है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है वो सी पैक जो है वो ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और चीनी कंपनियां जो है वो एतबार नहीं कर रही हैं पाकिस्तान के ऊपर और इसकी जो बहुत स्लो है इसके ऊपर जो पेस है और इसके हवाले से गवादर जो है उसके ऊपर भी उस तरह से तसल्ली का काम नहीं हो रहा और कंपनियां जो है बदजन हो रही हैं। मुझे ये बताइए, ये पता नहीं कौन से पाकिस्तान की नक्शा कशी करते हैं। खुदा के वास्ते या तो हमें भी उसी पाकिस्तान में ले जाएं
जहाँ पर इतनी सुंदर शहद की नहरें बह रही हैं। मैंने जैसे पहले कहा था, मुझे तकलीफ होती है कि एक तरह आप, इसका मतलब है कि आप झूठ, आप जो है वो, जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारा गुजारा नहीं हो रहा वो झूठ बोल रहे हैं, जिनको जो है वो 160 रुपए जो है वो घी की बजाय 350 रुपए इस वक्त घी पर केजी मिल रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। जो हमारे मुल्क में गंदम और चीनी उगती है ना, उसकी कीमत तो बता दें मुझे, डॉलर की कीमत और फलाना ना बताएं, ना समझें। और ये आम आदमी के मसाइल हैं, ये इसको अगर इनको उसका पता ही नहीं है, अगर इनको समझ भी नहीं है, ये नहीं करना चाहते, तो इनके पास हर चीज का जवाब क्या है? इनको पूछेंगे बिजली की कीमत क्यों बढ़ी, आप चोर डाकू हैं, नीचे क्यों नहीं आ रही, आप चोर डाकू हैं। हम कहेंगे कि आटा मुल्क में क्रॉप होती है, उसके बावजूद 70 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है पिछले जो है 15 दिन के अंदर पंजाब में आटे की कीमत में। मतलब जुल्म की कोई इंतहा होती है। अगर इजाजत दें, वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। चार्जी साहब, 18th अमेंडमेंट का बड़ा जिक्र होता है, सो उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की सूरत में क्या हम कह सकते हैं कि सिंध में महंगाई नहीं है? महंगाई तो अब हमें हर तरफ नजर आ रही है। अभी आप का सवाल कुछ है अजीब, पर यह रवाज नहीं है कि एंकर पे बात की जाए। अब कहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल का तज़किरा, पाकिस्तान की मैशियत की है, आप ले आए सिंध को, वो आकर कटड़े में खड़ा कर दिया। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां पूरी हुक्मरानी का बेड़ा गर्क होगा वहां सिंध कौन सा फरिश्ता और साफ सुथरा बन के खड़ी हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी देखे तो सही, लेकिन मैं इनकी किस्मा साज फिगर्स बातें उनको नहीं समझता। मैं शायद देहाती हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, जहां सियासी इस्तेहकाम है वहाँ हर लिहाज से इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी होगा, लोग पुरसुकून भी होगी। जहाँ मुल्क सियासी बहरानों में है वहाँ कोई अच्छी बात नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में इंतहा पर पहुँचा हुआ है सियासी बहरान पर। कोई हुक्मरानी नहीं है, कोई इस्तेहकाम नहीं है, कहीं अमन अमान आपको सियासी नज़र नहीं आता। क्या है, पार्लियामेंट जहाँ रुसवा होती हो, जहाँ इदारे रुसवा होते हो, गजब खुदा का सियासी मुल्क है। और जहाँ जमहूरियत की बात होती होगी वहाँ इलेक्शन कमीशन को ऐसे जलील किया जाता होगा, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात वज़रा करते होंगे। वहाँ क्या इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम आएगा? बीबी आप बताएं। इनको सियासी इस्तेहकाम चाहिए नहीं, इनको अफरा तफरी चाहिए। इनको कहा ये शायद गया है कि तुसी परवाह ना करो, बैठे रहो, जो बेड़ा गर्क करना है करो। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैंने 3-4 हुक्मरानी तो बहुत करीब से देखी है और मेरी यादों में है। वो भी बड़े बादशाह बने बैठे थे, उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उनका खात्मा कैसे हुआ? उनका खात्मा बिलखैर नहीं हुआ। इस हुकूमत को भी छूट है, जो चाहे कर ले। इलेक्शन कमीशन को आग लगा दे, किसी ने नोटिस नहीं लिया, कहीं से ये बयान नहीं आया। वो इलेक्शन कमीशन खुद बोली और उसको रुसवा कर दिया। जनाब आप फलां को जवाब नहीं देते हो, जनाब आप फलां को हमें क्यों दे रहे हो? आप कौन हैं जो आपको नहीं बोले? ऐसे बोला जाता है। वफाकी वजीर ऐसे कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, देनी चाहिए। ये तबलीग है, ये उकसाना है लोगों को कि आग लगा दे। तमाम इदारों को ऐसे जाए पुलिस को मार दे। आपने किया, डी चौक से के लिए पुलिस अफसर को जलील किया, मारा। आप आग लगा दो टीवी को, आपने पीटीवी पे हमला किया। आपने सारे इदारों को बेइज्जत किया है। आपने पार्लियामेंट के लिए लोगों को कहा जाओ दावा बोल दो, जाओ पकड़ो उनको, गलों से पकड़ो, मेंबरों को खींचो। ऐसे चलेगी हुकूमत? अब आप इतने शरीफ हो गए, फरिश्ते हो गए। मुझे आपकी दुआओं वाली बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं देहाती आदमी हूँ, मुझे ये समझ में आती है इस वक्त इस हुक्मरानी में पाकिस्तान के लोगों का जीना दो भर हो चुका है। ऐसी महंगाई कभी नहीं थी और ये कुछ नहीं कर सके। बेहतर हुक्मरानी किस इदारे में वो बताए ना। अगर पूछ ले पाकिस्तान के, हमें बताएं, मेरी बहन बता दे, पाकिस्तान के किस इदारे में बेहतरीन हुक्मरानी का तस्वुर है जो हम आइडल के तौर पर पेश करें कि फला इदारा कमाल का है। ये नाकाम है, नाहिल हुक्मरानों। क्वेश्चन आ गया है चांदी साहब की तरफ से भी। अज़मा बुखारी साहब ने भी बहुत सारी बातें कर दी, पॉइंट्स लिख लिए, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि वज़ीर खजाना ने भी ये बात की है कि डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से भी महंगाई हो रही है। इज दिस अ फैक्टर? फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो फिर तो इसहाक डार साहब वाला फॉर्मूला क्या ठीक था? कमर साहब
اچھا یہ آپ نے جو اتنا سمپل سوال کیا نا اٹ ریکوائرز quite a detailed answer because یہ اکانومی کا فارمولا ہے اور بڑا ویسے تو میں عام عوام کے اس میں بتا دوں گی لیکن جو آپ نے ایک سوال شروع میں کیا بیس لائن بتائی کہ 2018 میں پرائسز کی یہ تھی چیزیں کموڈٹی کی قیمت آج یہ ہو گئی ہیں تو اس وقت کے حساب سے ڈالر کی بھی پرائس ڈفرنٹ تھی لیکن پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کیا تھا وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ $20 بلین ریکارڈ دنیا میں پاکستان کا آج تک ہسٹری میں پاکستان کی اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر ریٹ نہیں تھا ڈیفیسٹ نہیں تھا پاکستان کا ٹریڈ گیپ کتنا تھا یعنی ایکسپورٹس کے بدلے میں امپورٹ کتنی ہو رہی تھی $60 بلین امپورٹس تھی $40 بلین 21 بلین سے نیچے جا کے آپ 19 بلین پہ ڈپ کیے ہیں ان کی دور حکومت میں عظمہ صاحبہ کی اور بڑی مشکل سے واپس 21-22 پہ گئے ہیں اتنی آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی اور لائٹر نوٹ وہ کہہ رہی ہے کنویں ہمارے بھی نہیں تھے وہ لائٹر نوٹ کنویں ان کے نہیں تھے لیکن جن کنووں سے تیل نکل رہا تھا وہ سستا دے رہے تھے میں نے کوٹ کیا $28 فی بیرل $28 فی بیرل ایز کمپیئر ٹو ٹوڈیز پرائسز $72 پر بیرل اچھا اب انہوں نے کہا انفلیشن کا میں بتا رہی ہوں دوبارہ الیکشن جیتنا ہے تو انفلیشن کنٹرول کرنا مجھے صرف جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے میں وہ بتا دوں قائم علی شاہ صاحب کے پاس سیلاب میں لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ مائک کر کے کہا کہ لوگ کیا کریں انہوں نے کہا چھٹیوں پہ چلے جائیں پھر انہوں نے کہا بھوکے ہیں کیا کریں انہوں نے کہا کیک کھا لیں اسحاق ڈار صاحب کی اسمبلی میں سپیچ ہے میم ہے یہ اصل میم نہیں ہے یہ ایکچوئل ہوا تھا میں وہ پروگرام اس وقت بیٹھی دیکھ رہی تھی جس میں وہ لائیو بول رہے تھے یہ میم نہیں ہے ان کی تو ماشاءاللہ اصلی باتیں ہی میمز بن جاتی ہیں اتنی فنی ہوتی ہیں کہ میمز بن جاتی ہیں اسحاق ڈار صاحب سے اسمبلی میں میرے پاس وہ کٹنگ پڑی میں بھیج دیتی ہوں آپ ڈیٹ کے ساتھ چلائیے گا انہوں نے کہا اگر دالیں مہنگی ہوگی تو لوگ چکن کھایا کریں گے اسحاق ڈار صاحب کی سپیچ ہے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اب ظلم کی انتہا انہوں نے کہا جی بہت ہوگی واقعی ظلم کی انتہا ہوگی 18ویں ترمیم کے بعد 29,000 کا ایک سیکنڈ ہینڈ ڈیسک خرید کے آپ رکھ دیں اور غنی صاحب کہیں گے سوری میں نے تو نہیں لیا یہ تو مراد علی شاہ صاحب کے کارنامے دیکھیں گورننس ہر صوبے نے اپنی دکھانی ہے فیڈرل کے پاس سے تو آپ نے ڈیوالو کر لی چیزیں آپ کے اپنے اختیارات میں نااہلی دیکھنی ہے تو سندھ میں جا کے دیکھیں نااہلی دیکھنی ہے ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں ایجوکیشن میں دیکھیں چیٹنگ کے بغیر سندھ سے کوئی بندہ جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے پاس ہو کے اور بلاول صاحب جس دن ایجوکیشن کا انٹرنیشنل ڈے اس دن کہتے ہیں 13 سال بعد ابھی ہم سوچیں گے کہ ہم نے ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے اچھا بجلی کی قیمتیں بجلی کی قیمت جس دن ان کی حکومت آئی ہے نا 6 روپے سے انہوں نے 13.5 پر یونٹ کی تھی عظمہ صاحبہ ٹھیک ہے اور پچھلی ان کی حکومت کے دور کے سٹیٹسٹکس 2013 سے 2018 کی ذرا ریٹس کمپیئر کر لیں اگر یہ بات کرنی ہے کیونکہ اس وقت چینی جو تھی وہ 27 روپے کے جی تھی ان کے دور میں 48 روپے ہو گئی پھر 55 پہ یہ چھوڑ کے گئے تو اگر وہ اس طرح کرنا ہے تو پھر میرے ابو کے دور میں تو 50 روپے وہ کیا کہتے ہیں 8 آنے 4 آنے کا سامان ملا کرتا تھا ڈسپیرٹی ہوتی ہے کمپیریزن آپ نے لوگ ابھی اس وقت آپ کی جو مارکیٹ ریٹس ہیں اس وقت کیا ارننگ ہے آج سے 10 سال پہلے مزدور 400 روپے دیہاڑی لیتا تھا آج 250 روپے لیتا ہے کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے صاحب خواہی صاحبہ یو کین سرٹنلی کامنٹ جو کنول صاحبہ نے کہا لیکن ذرا نون لیگ کے اجلاس کی کہانی بھی بتا دیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پھر بیانیے کی جنگ ہو رہی ہے آپ کے اجلاسوں کے اندر کمال بات ہے ظاہر ہے اور کچھ ملتا نہیں ہے جی تو یہی ہاں جی ہو رہی ہے جی ہم کو چلنے دیں جیسے آپ کو خوشی لگتی ہے میڈیا کو کرنے دیں اسی بیانیے کی جو بیانیہ پٹ چکا تھا مسلم لیگ نون ختم ہو چکی تھی اس کی لیڈرشپ تباہ و برباد ہو گئی تھی اس کے باوجود کنٹونمنٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا جن کے ساتھ کیا ہوا ابھی یہ کمل جو ہے نا مطلب مجھے ان کے سمجھ میں نہیں آتا قرضوں کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو نہیں مجھے بالکل شرم آتی ہے لیکن آپ کو اکنامک سمجھ نہیں آتی آپ ریالٹی سے ہٹ کے بات کرتی ہیں اس طرح کے الفاظ مت استعمال کیا کریں ان کا سارا بھاشن سنا ہے نا ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم کرنی چاہیے 2013 میں آپ کیا کہا کرتی تھی اور 2018 میں آپ کیا کہتی رہی اپنی سٹیٹمنٹس کمپیئر کر لیں اس وقت شرم آتی تھی نہیں آپ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں میں نے ان کو کوئی پرسنل ٹونٹ سناؤ آپ پرسنل غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں آپ لوگوں کو ویسے ہی عادت ہے دونوں بڑی ریسپیکٹیبل خواتین ہیں کول پلیز ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ آپ جلدی سے مجھے صرف ایک لاجک